दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद यादव। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ या सतह का क्षेत्रफल और आयतन। हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें आयतन होता है, या यूं कहें कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। जैसे एक सूटकेस ज्यादा स्थान घेरता है और एक माचिस की डिबिया कम स्थान घेरती है। इसका मतलब सूटकेस का आयतन ज्यादा होता है और माचिस की डिबिया का आयतन कम होता है। ठीक है, सबसे पहले हम एक आकृति लेते हैं जिसको आयत कहा जाता है। तो आयत क्या होता है? आयत एक पृष्ठ होता है, एक सतह है जिसकी आकृति आयताकार है। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, थोड़े बहुत अंतर हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर बहुत सारे आयत इसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा घनाभ। देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से जल्दी से बना देते हैं, ऐसे। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने पहले आयत बनाया था, उस आयत के ऊपर असंख्य आयत अगर रख दिए जाए, भाई पृष्ठ का मतलब क्या? पृष्ठ का मतलब सतह। लेकिन अगर उसको सीमाओं में बांध दिया गया, लंबाई चौड़ाई में बांध दिया गया, तो वो आयताकार या वर्गाकार हो जाएगी या वृत्ताकार हो जाएगी। लेकिन अगर सीमा नहीं होगी तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस वजह से ये सीमाएं हैं, बीमाएं हैं, नाप कह सकते हैं। ठीक, अब जो सतह का क्षेत्रफल होता है आयत का, तो क्या होता है? आयत में लंबाई और चौड़ाई दो बीमा होती हैं, यानी दो नाप होती हैं, दो भुजाएं होती हैं, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो भुजा ज्यादा लंबी होती है उसको लंबाई कह दिया जाता है, जो कम लंबी है उसको चौड़ाई कह दिया जाता है। वो इधर को भी हो सकता है और ऊपर नीचे को भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर इसी में ये ऊंचाई जोड़ दी जाए, ऊंचाई जोड़ दी जाए का मतलब इस आकृति में ऊंचाई, असंख्य आयत अगर एक दूसरे को ऊपर रख दिए जाए, अनगिनत आयत रख दिए जाए, तो वो एक आकृति बन जाती है, उसको कहा जाता है घनाभ। अब घनाभ क्या होता है? घनाभ 6 सतहों से बंधा हुआ एक ठोस होता है, या वो खोखला भी हो सकता है। ठीक, 6 सतहें इसमें देखिए, ये एक इधर सामने की तरफ, एक इधर, एक उसके सामने की तरफ, और ऊपर नीचे की, ये 6 सतहें हो गई। ठीक, अब ये आमने सामने की जो सतहें होती हैं उनकी विमाएं यानी लंबाई चौड़ाई वो बराबर होती है, और जो संलग्न सतहें हैं, जो आपस में जुड़ी हुई सतहें होती हैं, वो आपस में एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे होती है, लंबवत होती है। ठीक, इसमें 12 किनारे होते हैं, जो एज होती हैं, जो लाइंस होती हैं, ये 12 होती हैं। ठीक, इतनी पहचान हो गई है घनाभ की। अब घनाभ का आयतन क्या होगा? अब हमने बताया कि अगर आयत में ऊंचाई जोड़ दी जाए या गुणा कर दिया जाए, ऊंचाई का गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? उसका घनाभ का आयतन हो जाएगा, इसमें अगर ऊंचाई जोड़ गुणा कर दें। ठीक, अब ऊंचाई का गुणा कर दिया। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो अब हमने लिखा आयत का क्षेत्रफल ये, तो घनाभ का आयतन क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल यहां था लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इन्हीं तीनों विमाओं का, यानी ये तीनों जो नाप है, तीनों कोर हैं, उनका गुणा ही कर देंगे, तो हो जाएगा V = L × B × H। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो L है 12, 8 और 5, 8 × 45, 12 × 4 = 48, 480। अब इसमें यूनिट क्या लिखेंगे? आयतन की इकाई होती है घन मीटर, घन सेंटीमीटर या घन इकाई। ठीक है,
जो भी यूनिट इसमें इस्तेमाल की गई, सेंटीमीटर में अगर नाप दी गई है तो घन सेंटीमीटर, मीटर में दी गई है तो घन मीटर, किलोमीटर में दी गई तो घन किलोमीटर, जो भी दी गई है। तो अब इसमें क्या है, सेंटीमीटर में नाप दी गई है तो इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ऐसे सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक, अब देखते हैं स्क्वायर। यहां पर हमने एक बनाया हुआ है वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसकी जो विमाएं, जो दोनों भुजाएं होती हैं, वो आपस में जो संलग्न भुजाएं हैं वो 90 अंश के कोण पर होती है। ठीक है, या लंबवत होती है कह सकते हैं। अब इसी वर्ग में अगर असंख्य वर्ग एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं तो ये आकृति बन जाती है घन। ठीक, ये बन गई घन। तो घन क्या होता है, घन 6 सतहों से बंधा हुआ एक ठोस होता है या खोखला होता है। ठीक, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की जो सतह होती हैं उनकी बराबर होती है और सभी सतहों की लंबाई चौड़ाई या विमाएं बराबर होती हैं। ठीक, इसमें भी 12 कोर होती हैं, यानी ये जो लाइंस होती हैं 12 एज 12 होती हैं। ठीक, अब देखते हैं, जैसे अगर किसी एक घन की एक भुजा दे दी जाए, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसमें दे दिया जाए घन की एक भुजा, एक कोई भुजा, एक भुजा बता दिया कि ये 4 सेंटीमीटर की, और इस घन का आयतन निकालना हो तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा को अगर ए मान लिया जाए तो उस ए का क्यूब, अगर वो भुजा दे दी जाए कि a इक्वल टू 4, घन कोई ये दिया गया है कि भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो एक इसका आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब। क्यूब का मतलब आयतन बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। अब ये सेंटीमीटर में दिया था तो घन सेंटीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको सहूलियत हो याद करने में, लिखने में, एक बना लीजिए, उसी तरीके से लिखते रहिए, लेकिन जानकारी हर चीज की जरूरी है। अब देख लेते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल और जो वृत्त से बहुत सारे असंख्य वृत्त अगर रख दिए जाए तो क्या आकृति बन जाएगी। ठीक, यहां पर हमने बनाया हुआ है एक वृत्त। तो सबसे पहले वृत्त समझ लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ठीक, ये बहुत सारे बिंदु हैं जो एक निश्चित बिंदु से, यानी इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, और उन बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया तो वो जो बिंदुपथ बना, वो आकृति जो बन गई वो बिंदुपथ कहलाती है, और जो आकृति बनी वो वृत्त कहलाती है। और ये जो बिंदुपथ बन गया इसको कहा जाता है परिधि। ठीक है, तो परिधि होती है 2 पाई r। वो जो निश्चित बिंदु होता है वो वृत्त का केंद्र कहा जाता है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, उसको r कहा जाता है संकेत में, रेडियस। ठीक, अब हमें एक एक चीज निकालनी। सबसे पहले तो इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई यानी 22/7 इसकी वैल्यू होती है, r स्क्वायर यानी 7 गुणा 7, और इस 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते 154। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई, तो वर्ग सेंटीमीटर, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। एक एक चीज आराम से समझ लेना। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला गया क्योंकि सबसे छोटा, सबसे यही आधार है, यही से, इसी से क्या बनेगा, अब बनेगा इससे। अगर बहुत सारे वृत्त, एक वृत्त के ऊपर बहुत सारे वृत्त रख दिए जाए, और वो कितने रखे जाए, असंख्य, तो असंख्य का मतलब जो नहीं गिने जा सकते, लेकिन उसकी हाइट नापी जा सकती। हाइट अगर नापी जाए और वो हाइट हो जाए 10 सेंटीमीटर, तो वो जो आकृति बन जाएगी वो कहलाएगी बेलन।
ठीक है, यानी वृत्त का बेलन कैसे बनता है, असंख्य वृत्त एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए तो वो बेलन बन जाएंगे अगर समान त्रिज्या के हैं। ठीक, तो अब उसमें बहुत सारी चीजें लागू हो जाती हैं, जैसे वृत्त का वक्र पृष्ठ, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा है, इस मार्कर का वक्र पृष्ठ होता है जो इसकी बाहरी सतह है। ठीक है, ये वाली सतह ऊपर की सबसे टॉप वाली और सबसे नीचे वाली बॉटम वाली छोड़ के, तो वो वक्र पृष्ठ होता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r इंटू h। अब वक्र पृष्ठ को पहले समझ ले, 2 पाई r ही क्यों लिखा, क्योंकि अगर इस तरह का बेलन बना हुआ है ऐसे, ये कोई खोखला बेलन है, ठीक, इसको हम बीच से काट दें, बीच से ऐसे काट दें तो ये जो आकृति बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, एक आयत की तरह। ठीक, और हमने पहले ही लिख दिया कि ये जो परिधि होती है ये 2 पाई r होती है, तो 2 पाई r, एक भुजा हो गई इसकी 2 पाई r और बाकी ये हो गया h। तो अगर आयत का क्षेत्रफल ही निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, तो 2 पाई r इंटू h, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। ठीक है, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अगर इसका वक्र पृष्ठ निकालना हो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है बेलन की, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई r है 2 इंटू 22/7 इंटू r है 7 और h 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है ना। तो इस 7 से इस 7 को काट देते हैं, 22 तो 44 और उसमें 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ा 440 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ तो पूरा होता है प्लस आधार का क्षेत्रफल, और जो बॉटम होता है बॉटम में भी सेम आधार होगा, आधार की, क्योंकि बेलन है ऊपर से नीचे तक बराबर वृत्त जा रहे हैं, तो यहां पर दो वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये जो वृत्त बढ़ा, यानी इसीलिए इसका होता है 2 पाई r h, तो है ही ये वक्र पृष्ठ तो है ही, प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल, एक नीचे वाला और एक सबसे ऊपर जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल, यानी 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, दो वृत्तों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो 2 पाई r स्क्वायर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2 पाई r पूरे से कॉमन मिला, 2 पाई r, तो 2 पाई r कॉमन ले लिया, अब यहां पे बच गया h प्लस r। अब इसमें डिजिट रख देते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, h है 10 प्लस r है 7। ठीक है, इस 7 से 7 को काट दिया, 22 दूनी 44, 10 7 17, 17 का इसमें गुणा कर दें, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 6 74, 748 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जहां भी निकलेगा वो वर्ग इकाई में निकलेगा, 748 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठ। अब निकालना है आयतन। अब ये वाला हम नीचे वाला मिटा देते हैं। आयतन क्या होता है, तो आयतन क्या होगा, एक सतह का क्षेत्रफल गुणे कितनी सतहें रखी गई, ये तो अनंत है, तो सतहों की ऊंचाई। ठीक है, तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल, और इसमें कितनी ऊंचाई तक ये वाला क्षेत्रफल है, h ऊंचाई तक है, तो पाई यानी 22/7 r स्क्वायर यानी 7 गुणे 7, r 7 है ना त्रिज्या, और गुणा h 10 है, तो 7 से 7 काट दिया, 22 सत्ते 154, 154 गुणा 10 कर देंगे तो 1540, 1540। अब ये आयतन है तो इसमें 3 यूनिट शामिल हो गई, एक तो r स्क्वायर और उसके बाद h। ठीक है, तो ये हो गया घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया बेलन का आयतन। तो हमने आज पढ़ा घनाभ का आयतन निकालना, घन का आयतन निकालना, बेलन का आयतन निकालना, वक्र पृष्ठ निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना और बेलन का आयतन निकालना। ठीक है, अब हमने कोशिश की है कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक चीजों की जानकारी दी जाए। अब आप लोग
इसी तरीके के और उदाहरण बना के या अपने जो बुक है उसकी बाकी हल कर लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। नमस्कार।